हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे वन शॉट रिवीजन ऑफ द चैप्टर इवोल्यूशन। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों को ये चैप्टर रिवाइज करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आपको लगता है कि ये चैप्टर समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, या इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो सिर्फ एनसीईआरटी रीड करके समझ में नहीं आती। तो उन्हीं चीजों को हम सीखने के लिए एक शॉट में मैं आपको 1 घंटे भर के लेक्चर में ये आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा, जिससे आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जहां पे क्वेश्चंस गलत होते हैं उस पे हम सबसे ज्यादा एम्फेसिस देंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विथ वन शॉट रिवीजन ऑफ इवोल्यूशन। ये चैप्टर का इवोल्यूशन है, हमारे पढ़ाई का भी इवोल्यूशन हो जाएगा। चलो, सो लेट्स बिगिन विद दिस द टॉपिक, कि जहां पे हम लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दिया गया है। देखो, इसमें ना कुछ नए एनसीईआरटी में चेंजेस भी आए। मैंने जानबूझ के यहाँ पे, ये हमारी फ्लैश कार्ड्स है जहां पे मैंने पुरानी इंफॉर्मेशन रखी है, ताकि मैं आपके आंखों के सामने उसको करेक्ट करूं, ताकि आपका कंफ्यूजन हो जाए, क्लियर हो जाए, और आपके दिमाग में ये जो नई चीज बनी है या एडिटेड चीज है वो फिक्स हो जाए आपके लिए। चलो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हम ऐसे बोलते कि लाइक इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब क्या कर रहे हैं कि इस अर्थ पे राइट नाउ वी नो देयर इज ओनली वन प्लैनेट। देखो, आई डोंट वांट टू गो इनटू द आर्ग्यूमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिसिस्ट। हाँ, हम लोग बायोलॉजिस्ट है, हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट है। हम लोग आज हमारे लिए क्या सच है उस पे बात करेंगे। आज के दिन में हम लोगों को इतना ही मालूम है कि हमारे अर्थ पे लाइफ है। हाँ, लाइक तो आप लोग बोल सकते हो कि सर नासा तो ये करता है, इसरो तो ये करता है, हो जाते तो। जब तक हम लोगों को गारंटेड प्रूफ नहीं मिलते, या प्रूफ मिले भी है, जब तक उनका हमारे साथ रिलेशन नहीं आता, तब तक हम मानेंगे कि सिर्फ अर्थ पे लाइफ है हमारे लिए। बराबर है? तो जो अर्थ पे लाइफ है, लाइक ये लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, ये अर्थ पे ही क्यों ओरिजिनेट हुई, ये समझना इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। इसी को बोलते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि अर्थ की लाइफ हिस्ट्री कैसी है। देखो, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में समझना पड़ेगा, अर्थ आई उसकी टाइम स्केल के बारे में भी समझना पड़ेगा। अब मैं एक ना इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ यहाँ पे ना, हम जब बात करने वाले हैं ना, हाँ, जो इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की, ये टाइम स्केल है ना, ये थोड़ा सा हमारे रिकॉग्निशन के या कॉग्निजेंस के से परे है, या उससे बड़ा है। मतलब लाइक हियर वी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम मिलियंस ऑफ ईयर और बिलियंस ऑफ ईयर। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ लाइफ ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स। हम लोगों को मालूम है कि कोई मिलियन ईयर्स से या बिलियन ईयर्स से लाइक जिंदा नहीं है या नहीं रहता। हाँ, उसकी स्पीशीज कंटिन्यू होते हैं, पर सिंगल इंडिविजुअल के लिए ये टाइम फ्रेम अनइमेजिनेबल है। हमारे लिए अगर हम एज अ ह्यूमन कंसिडर करें तो हमारा लाइफ स्पैन हम पकड़ लिए 80-90 ईयर्स, दैट इज मैक्सिमम। मैं बता रहा हूँ, इतना तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बच्ची भी नहीं है। बट हम हमारे 100 साल के लाइफ एक्सपीरियंस को या लाइफ स्पैन को हम कंसिडर करने वाले, या उसको कोरिलेट करने वाले द हिस्ट्री ऑफ अर्थ ऑफ सम बिलियन ईयर्स, नॉट ओनली अर्थ, ऑफ द यूनिवर्स ऑल्सो। तो उसके साथ हम लोगों को इसको कोरिलेट करें। तो आप लोगों को जब मैं बोलूंगा लाइक जस्ट 1000 साल पहले, आप बोलोगे सर आप क्या हो गया, 1000 साल पहले तो मतलब बहुत टाइम हो गया। हाँ, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ लाइफ, 1000 साल इज वेरी स्मॉल टाइम उसके लाइक रिस्पेक्टिव में। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं थोड़े से बहुत बड़े टाइम फ्रेम की। आप लोगों को ये थोड़ा सा कहीं ना इमेजिन करना, या आपको ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है। मैं बीच बीच में आपको ये रियलाइजेशन देता रहूंगा, डोंट वरी। सो साइंटिस्ट, लाइक दुनिया भर के साइंटिस्ट, लाइक स्टिल दे आर इन अ सर्च कि लाइक लाइफ कैसे इंट्रोड्यूस हुई, लाइक हाउ डिड द लाइफ ओरिजिनेट, लाइक व्हाई डिड द लाइफ ओरिजिनेट ओनली ऑन द अर्थ। ये तो चल ही रहा है। हाँ, और कहीं पे भी है क्या, वो भी लोग देख रहे हैं, या लाइक मानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको थोड़ा सा आगे जाकर देखेंगे जो अर्थ पे है। देखो, वहां पे एक थ्योरी बताई जाती है, बिग बैंग। हाँ, बिग बैंग थ्योरी। हाँ, लाइक ये बिग बैंग थ्योरी, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप लोग बोलोगे सर ये एक वेब सीरीज भी है, बहुत अच्छी है। नहीं, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। हम बिग बैंग थ्योरी एक्चुअल फिनोमेनॉन की बात करें। उसको क्या बोला, इट इज अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन
अनइमेजिनेबल इन फिजिकल। ये कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, मतलब अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, मतलब मैं ऐसे बोलूं कि 1000 लाइक एटम बॉम्ब्स जितना एक साथ हुआ, पर फिर भी हम 1000 एटम बॉम्ब्स को फिजिकल टर्म में इमेजिन तो कर सकते हैं। इट वॉज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। देखो ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए ये अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स था, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इसको, ये कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। एंड दैट एक्सप्लोजन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब देखो यहाँ पे जो दिया है वो 20 बिलियन, मैंने बोला ना आपको इनिशियली कि कुछ चेंजेस हुए हैं एनसीईआरटी में, लेटेस्ट एनसीईआरटी में ये वैल्यू है 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। हाँ BYA, हाँ ऐसे एब्रीवेट करते हैं हम लोग उसको, यहाँ पे बिलियन ईयर्स एगो है ना उसको। अब ये वैल्यू आई है 13.8। पहले के एनसीईआरटी में, लास्ट ईयर तक के एनसीईआरटी में इट वॉज 20 बिलियन ईयर्स एगो। अब उन्होंने उसको एडिट करके, ठीक है लाइक फिर भी ये बहुत ज्यादा है। आप लोगों को मालूम है ना 1 बिलियन इज 100 करोड़। हाँ तो ये कितने हुए, ऑलमोस्ट 1400 करोड़ ईयर्स हो चुके। 14 ईयर्स नहीं, 14 करोड़ ईयर्स भी नहीं। आप हम लोग अगर इमेजिन करें 14 करोड़ ईयर्स भी बहुत ज्यादा है, पर फिर भी ये 1400 करोड़ ईयर्स हो गया ऑलमोस्ट, लाइक 1380 है। मैं रफली 1400 बोल रहा हूँ, आप बोलोगे सर रफली भी इतना देखो ना, आप कितना 200 लाइक ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स का आप एडअप कर रहे हो, पर ठीक है। हाँ तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है कि एक चेंज हुआ है एनसीईआरटी में, हाँ कि दैट इज इट इज नाउ 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। एज यूनिवर्स एक्सपांडेड टेम्परेचर केम डाउन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइक एक्सप्लोजन तो हुआ, ब्लास्ट हुआ है, तो ब्लास्ट हुआ है तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी आई। ये एनर्जी धीरे धीरे कैसे होता गया, देखो ये कहीं पे तो हुआ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्पेस में हुआ या लाइक अर्थ वगैरह तो है थी नहीं, पर लाइक जो आज हम जिसको स्पेस बुलाते हैं उसमें कहीं पे तो ये एक्सप्लोजन हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस स्टार्टेड एक्सपांडिंग, यूनिवर्स एक्सपांड करना जैसे स्प्रेड होता गया, उस वैसे टेम्परेचर कम आता गया। जैसे स्प्रेड होता गया वैसे टेम्परेचर कम हुआ। आप इमेजिन कर लो लाइक, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि अनइमेजिनेबल, तो कितना टेम्परेचर होगा ये भी हम लोगों को मालूम नहीं है। हाँ हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना टेम्परेचर था। एंड इट स्टार्टेड कूलिंग डाउन। During this, there was a formation of hydrogen and helium. These gases condense under the gravitation. ये हाइड्रोजन एंड हेलियम का कंडेंसेशन शुरू हुआ। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा सन, लाइक सूरज, अपना जो तारा है अपने लाइक लाइक प्लैनेटरी सिस्टम का, दिस इज नथिंग बट अ बॉल ऑफ गैसेस। वो गैसेस कौन से, हाइड्रोजन एंड हेलियम। और वहां पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन चल रही है। Huh? The gases condenses under the gravitation that led to the formation of galaxies which contain stars, cloud, gases and dust. हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, कोई तो कमेंट करके बताओ। अर्थ इज इन विच गैलेक्सी, बता देना। एंड विच इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द अर्थ, ये भी मुझे बता देना। आई वॉन्ट योर आंसर फ्रॉम द लाइक कमेंट। हाँ दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। तो देखो यहाँ पे आंसर है ही, अपनी गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसको हम मराठी में आकाश गंगा बुलाते हैं। हैव यू एवर सीन इन रियल, नॉट इन फोटो। नाउ इट इज यू वोंट एबल टू सी, बिकॉज हम लोग सिटी में अगर रहते हैं तो लाइट पोल्यूशन होता है, पर अगर आप कहीं लाइक जाते हो जहाँ पे लाइट पोल्यूशन कम है और थोड़ा सा हाइट है, तो ऐसी जगह पे शायद हम लोगों को वो बैंड दिखाई देता है। चलो, द ओरिजिन ऑफ अर्थ took place around 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। हाँ तो हम ये सन का मानते हैं, इट वॉज नियरली, सन के लिए हम मानते हैं नियरली 5 बिलियन ईयर्स एगो। सन के लिए हम मानते हैं 5 बिलियन ईयर्स एगो। और वो होने के बाद 0.5 मिलियन, मतलब 50 करोड़ साल बाद सन बना, उसके 50 करोड़ साल बाद अपने अर्थ का ओरिजिन हुआ। तो अर्थ का जब ओरिजिन हुआ समवेयर अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर वाज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर था ही नहीं, तो क्या था बेसिकली, वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया दैट रिलीज्ड फ्रॉम द मोल्टन मास कवर्ड सरफेस अर्थ। अर्थ का जो सरफेस था, ये जो लाइक लैंड जिसको बुलाते हैं, या यहाँ पर पूरा गोला है ना प्लेनेट का, उसमें से लाइक ये गैसेस निकल कर आने लगे। बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, हम लोग कम था ऐसे बोलते, पर दैट वाज आल्सो वेरी हाई। तो वाटर वेपर्स थी, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था, ऐसे सारे गैसेस बाहर आने लगे।
and there was no oxygen. This was very important. You should remember, there was no oxygen during this time. At this time there was no oxygen on the in the atmosphere of earth. अर्थ के एटमोस्फियर में ऑक्सीजन था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था. हाँ, एंड वाटर वेपर्स फेल एज अ रेन फॉर्म द ओशन. लाइक आप लोग ना, मतलब हम लोग कोई इमेजिन नहीं कर सकते ये वाटर वेपर फेल एज अ रेन. मतलब ये रेन मतलब 1 घंटा 2 घंटा, ये हम ना पुणे मुंबई में अगर 2 घंटे रेन हो जाए तो पूरी पुणे मुंबई पानी में चली जाती है ना. हाँ, आजकल हम लोग देखते हैं ना सिटीज में. ये देखो, कुछ सालों तक कंटिन्यूअसली रेन चलती रही, और दैट रेन स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इन द लाइक ऑन द सरफेस ऑफ लैंड, और जहां जहां पे वो एक्यूमुलेट होती गई उससे आज ओशंस बने. तो जस्ट इमेजिन हाउ मच रेनफॉल दैट वाज. आज दुनिया में जितने लाइक इफ यू हैव एवर बीन टू द सी, वो देखा होगा कितना बड़ा होता है. ऐसे बहुत सारे हैं ना अर्थ पे, एंड दे हैव फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस रेनिंग. तो मतलब मैं तो मानता हूँ कि कुछ सालों तक, 1000 2000 साल तक ये कंटिन्यूअस रेन हुई होगी, तब जाकर इतना पानी, इतने लाइक ओशंस बने. हम्म. उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ पे आते हैं हम लोग. ये तो अर्थ बन गई. उसके बाद 4 बिलियन साल पहले, मतलब अर्थ बनने के 500 मिलियन साल बाद, या लाइक उसके हाफ अ बिलियन ईयर के बाद, first non-cellular form of life came to the earth. That was somewhere 3 billion years ago. Giant molecules such as RNA, protein, polysaccharides, these capsules reproduced their biomolecules. First cellular form of life appeared somewhere 2 billion years ago. Probably it was a single cell, and there was a formation of ozone layer. Universe is vast, earth is only speck मतलब छोटा सा, like like grain of a sand, इतना ही है अर्थ उसमें. स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर. ये आपको मालूम होना चाहिए, स्टेटमेंट में आता है. लाइट ईयर मतलब, अब मैं ज्यादा टाइम बर्बाद किए बिना जल्दी से बता देता हूँ. लाइट ईयर मतलब हम क्या मानते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. आज देखो हम हमारा मानते हैं लाइक लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. अगर ये आपको ग्रेविटी समझ में नहीं आती तो मैं आपको बताता हूँ. लाइक 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड करस्पॉन्ड्स टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. इतना ज्यादा है. और वो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उसको हम बुलाते हैं लाइट ईयर. एक ना मैं आपको ना यहाँ पे टाइम फ्रेम के लिए ना एक ये निकाल कर देता हूँ, एक स्केल निकाल कर देता हूँ. ताकि आप लोगों को ना टाइम फ्रेम इमेजिन करने में ना दिक्कत नहीं आएगी. तो हम इसे निकालते हैं. सपोज ये एक लाइन है, इसको हम यहाँ पे मान लेते 14 बिलियन ईयर्स एगो. और मैं ऐसे 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, एंड दिस इज नथिंग बट अवर प्रेजेंट. ये प्रेजेंट टाइम है, मतलब हम ये 1 बिलियन ईयर अगो, ये 2, और ऐसे करते करते हम 14 बिलियन साल तक पहुंचे. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइम फ्रेम पे क्या क्या हुआ. ये एक एक लाइन मतलब एक एक बिलियन ईयर डिस्टेंस है. आज से लेके 1 बिलियन साल पहले, 2 बिलियन साल पहले, 3, ये मैंने इक्वी डिस्टेंस रफली निकाले, आप समझ लो, हमें इतना जरूरत नहीं. तो देखो, हम लोग मानते हैं कि समवेयर अराउंड द लाइक इसमें ये 14 बिलियन ईयर्स एगो दैट वाज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. यहाँ पे क्या हुआ था, मैं 14 पर 13.8 रफली मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, बराबर है. हाँ, अब देखो हम लोग क्या मानते हैं, लाइक 5 बिलियन ईयर्स एगो हम लोगों ने सन का ओरिजिन माना है. 4.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइक अर्थ का ओरिजिन मानते हैं. तो 4 1 2 3 4, ये 5 है.
तो ये 4.5 यहाँ पे आएगा एंड दिस वाज द टाइम व्हेन द ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ। यहाँ पे हम लोगों को मिला ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब इन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइक आफ्टर like 0.5 or 500 million years after the origin of earth, the life appeared on earth। ये 4 बिलियन साल पहले, ये तो 4 वाला आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 3 बिलियन साल पहले अभी हम लोगों ने देखा ना, व्हाट हैपेंड 3 बिलियन ईयर्स एगो, 3 बिलियन ईयर्स एगो नॉन सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ। नॉन सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ बोला है, एंड 2 बिलियन ईयर्स एगो इट इज द फर्स्ट सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ये हुआ हमारा फर्स्ट। तो दिस इज अवर द टाइम स्केल। हाँ, ये आज है 1 बिलियन साल पहले, तब तक तो बहुत सारी चीजें हो रही थी। 2 बिलियन साल पहले फर्स्ट सेल्युलर फॉर्म ऑफ आया, यूनिसेल्युलर फॉर्म आया, यहाँ पे नॉन सेल्युलर 3 बिलियन ईयर एगो आया, 4 बिलियन एगो लाइफ एपियर्ड ऐसे बोला है हम लोगों को। हाँ, यहाँ पे लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल से लाइफ का मतलब एक्चुअली। हाँ, और 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ, एंड 5 को हम लोगों ने सन बोला हुआ है। चलो आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। हाँ, अब इसके साथ साथ हमारे ना समझ हमारी लाइक वी वेर ऑलवेज क्यूरियस। बच्चों हम लोगों को ना कंटिन्यूअसली लाइक ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स थे, बहुत सारे लोग थे, वो सोचते थे यार हम लोग कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों आए, ये सब कुछ था। तो उन्होंने ने उसके साथ ना रिलीजियस स्टोरीज को भी लाइक लाइक फैब्रिकेट करना शुरू कर दिया। तो पहली थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, उसको हम रिलीजियस थ्योरी, लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वेर क्रिएटेड एज सच। ये रिलीजियस थ्योरी में एक था, लाइक पहला कन्नोटेशन था उनका कि जो इतने जितनी लाइफ है, जितने स्पीशीज डाइवर्सिटी है, वो ऐसे ही क्रिएट हुई। डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम since creation and will be the same in the future, and earth is 4000 years old। अब देखो ये जो थ्योरी बनी ना, तब 1000 years ही लाइक लोगों को बहुत ज्यादा लगते थे। मैं लाइक देखो आज हम लोग साइंटिफिकली ये मानते हैं कि दिस थ्योरी इज कम्प्लीटली रॉन्ग, बट मैं आप मुझे पूछो ना तो मैं ऐसे बताता हूँ कि ऐसी कुछ थ्योरीज होना जरूरी होता है, ताकि हम इसकी सच्चाई ढूंढने जाते हैं ना, तब हम लोगों को मोर साइंटिफिक एविडेंसेस आते हैं। इसको आर्ग्यू किसी ने तो आर्ग्यू किया होगा, नहीं अर्थ इज नॉट 4000 ईयर ओल्ड, इट माइट बी द ओल्डर, तो किसी ने पूछा होगा कि प्रूव करके दिखा, तब जाकर हम लोगों को और प्रूफ्स मिले। तो इनकी जरूरत होती है। उसके बाद आई थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया, यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड एज स्पोर्स वे ट्रांसफर टू द डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। मतलब उनका ऐसा था कि ऐसे स्पोर्स पूरे लाइक यूनिवर्स में फैले गए और अर्थ पे वो सेटल हुए, वहां से लाइफ आई क्योंकि atmospheric conditions अच्छी थी। So like and this is one of the favorite idea of astronomers and theory of spontaneous generation, life came out of decaying and rotting matter like a straw and mud। मतलब उनका तो ये मानना था कि like maggots, हाँ, like maggots are produced by the rotting chicken or the meat, चिकन ही नहीं मीट से आते हैं। या नाइल रिवर में, नाइल रिवर इज द लाइक मदर ऑफ ऑल टोड्स, ऐसे उनका मानना था इनिशियली। हाँ, लेकिन बाद में हम लोगों को पता चला है कि दिस इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी इज कंप्लीटली डिस्कार्डेड थ्योरी। नाउ दिस इज कंप्लीटली फेल्ड एंड डिस्कार्डेड थ्योरी। हाँ, उसके बाद जब ऐसी थ्योरी आती है तो उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कोई प्रूव करने की कोशिश करता है, तो उसके बाद थ्योरी आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। उसमें ना 2-3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, आपको लाइक ये जो लुइस पास्चर है वही एक इंसाइट में दिया है, पर लाइक उसमें ना रेड्डी स्पालांझनी, रेड्डी मतलब अपना हैदराबाद वाला रेड्डी नहीं, लाइक इटालियन साइंटिस्ट था रेड्डी करके, एंडस पालांझनी, उन्होंने 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट से
लाइक प्रूव करने की कोशिश की लाइफ डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द लाइक नॉन लिविंग थिंग्स बट लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लिविंग। देखो इसमें आए अपना सबसे मेरा फेवरेट साइंटिस्ट, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट साइंटिस्ट, दैट इज लुइस पास्चर। लाइक बढ़िया बंदा था, फ्रांस का था, हाँ, बहुत होशियार था। तो लाइक व्हेन ही अंडरस्टूड लाइक पीपल आर लाइक डिबेटिंग वेदर द लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बुलाते हैं स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, लाइक लाइक ये स्वान नेक में लाइक एक स्वान नेक फ्लास्क बनाया, फ्लास्क दिख रहा है आप लोगों को, ये फ्लास्क बनाया, उसमें ना लाइक शुगर सॉल्यूशन, स्टरलाइज, ईस्ट, ऐसे सब कुछ डाल के रखा और उसको बॉईल किया, वो अच्छे से बॉईल किया तब जाके सब कुछ जो है मर जाए। और उसके बाद उसको उन्होंने रख दिया लाइक एक ओपन एयर में, कुछ दिनों तक रखा, महीनों तक रखा, और लाइक अल्टीमेटली व्हाट डिड ही फाइंड, like there is no growth of bacteria initially or there is no growth of bacteria in the medium। अब उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए क्या कर दिया, ये स्वान नेक उन्होंने कट कर दी। अब हुआ क्या, डायरेक्टली देखो जब तक ये स्वान नेक इंटैक्ट थे, एयर को अगर जाना है तो ऐसे ट्रैवल करना पड़ता, विच वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ लॉन्ग नेक, जा नहीं पाई। ये जैसे ही तोड़ा तो एयर डायरेक्टली अंदर घुसी और बाद में देयर वाज अ ग्रोथ। तो उन्होंने बताया कि लाइक लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए लाइफ की जरूरत है। और याद है आप लोगों को रुडोल्फ वर्शाव इन 1855 उन्होंने क्या बताया था, अ न्यू सेल कैन कम ओमनिस सेलुला सेलुला, अ न्यू सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये दोनों आजू बाजू ही है, हाँ, मतलब टाइमलाइन पे दोनों के एक्सपेरिमेंट आजू बाजू ही है। तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बाय द लुइस पास्चर एंड लाइक वी कैन से दिस इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। इसके बाद किसी ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की कि लाइक लाइफ कैसे ओरिजिनेट होती है, और उसी थ्योरी को आगे बढ़ाया लाइक ओपारिन एंड हाल्डेन, ओपारिन फ्रॉम रशिया एंड हाल्डेन फ्रॉम इंग्लैंड, दोस टू साइंटिस्ट वेयर देयर, लाइक व्हाट दे एज्यूम, और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि अर्थ पे सबसे पहले लाइफ, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उन्होंने इसको हम बुलाते हैं थ्योरी ऑफ कीमोजेनी। कीमोजेनी मतलब क्या, लाइफ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द केमिकल्स, ऐसे उनकी थ्योरी थी सबसे पहले वाली। हाँ, तो इसको बुलाते हैं हम केमिकल इवोल्यूशन या कीमोजेनी बुलाते हैं। अब ये थ्योरी थी, उसको एक्सपेरिमेंटली कुछ दिनों तो प्रूव करना था। तो एसएल मिलर इन 1953, देखो जो रुडोल्फ वर्शाव ने 1855 में बोला था ना कि द लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो उसको जब लोगों ने पूछा कि पहले सेल कैसे है ये बता, रुडोल्फ वर्शाव हैड नो आंसर। उसके 98 years later एसएल मिलर came to the picture and he proved that how the first cell came into the existence। उसको ओपर एंड हाल्डेन के हाइपोथेसिस का या प्रपोजल का बैकिंग था। उन्होंने जो लाइक हाइपोथाइज किया था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आते, तो वैसे उन्होंने उन्होंने देखो ऐसे कंडीशंस क्रिएट की जो अर्थ पे थी, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, नो टू, ऑक्सीजन नहीं है इसीलिए लाइफ ओरिजिनेट हो पाई। अब लाइक अगला सारा हो चुका, इसमें क्या कहता, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स, हाइड्रोजन, ये सब कुछ थे। ये फ्लास्क के कंटिन्यूअस लाइटनिंग चल रहा था, तो उसके लाइटनिंग को दिखाने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए एंड कंटिन्यूअसली सब पे ना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते रहे, लाइक लाइटनिंग होता था ना, और जो कुछ होता था उसके छोटे छोटे अलीकोड्स को वो निकाल कर लेते थे एंड दे स्टार्टेड स्टडी। Because of the continuous study, they ultimately found that 3 amino acids, glycine, glutamic acid, and aspartic acid, these 3 amino acids were found in this alicot, liquid water trap। यहाँ पे जो बोला है ना उन्होंने, तो उसमें से ना उनको ये 3 अमीनो एसिड्स, बहुत सारे पिगमेंट्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स मिले, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मिले। देखो ये तो रॉ मटेरियल था, इससे उनको, तो उनके इस एक्सपेरिमेंट से एसएल मिलर एंड उरे, मिलर एक्सपेरिमेंट करके हम बुलाते हैं, पर एसएल मिलर एंड उरे करके दो साइंटिस्ट थे, आप लोगों को एनसीईआरटी में मिलर का ही नाम है। तो उन्होंने बताया कि इस रॉ मटेरियल से विदाउट ऑक्सीजन दे कैन फॉर्म द
बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो ओपारिन एंड हर्डन की थ्योरी तो प्रूव हो चुकी बच्चों। ओपारिन एंड हर्डन ने बताया था कि लाइफ ना आई होगी बायो मैक्रोमोलिक्यूल से, केमिकल से आई होगी, तो आई थी तो प्रूव करके दिखाओ कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते क्या, तो मिलर ने करके दिखाया। मिलर ने करके दिखाया तो दुनिया ने मान लिया। तो उनके बाद बहुत सारे लोगों ने उसके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, उनको बहुत सारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक ड्यू कोर्स में मिले, एंड दिस थ्योरी वाज नाउ कंप्लीटली एक्सेप्टेड, और मोर और लेस एक्सेप्टेड वी कैन से। इसको चैलेंज करने के लिए हमारे पास दूसरी कॉन्क्रीट थ्योरी नहीं है, तो हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि लाइफ ऑन द अर्थ कितने बिलियन ईयर्स अगो बनी है, वो एक दिन में नहीं बनी है, ऐसे के वैसे नहीं बनी है। इट स्टार्टेड फ्रॉम द केमिकल्स एंड देन इट हैज इवॉल्व टू दिस टुडेज कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, और उसको थोड़े से प्रूफ मिलते हैं, मेटियोर एनालिसिस होता है, मेटियोर्स आते हैं तो हम उसका केमिकल एनालिसिस अगर करते तो हमें उसी तरह के एविडेंसेस मिलते हैं। विद दिस लिमिटेड लिमिटेड एविडेंसेस केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। लाइक आज हमारे पास दूसरी इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके प्रूव करने वाली थ्योरी, गारंटेड थ्योरी नहीं है, तो हम लोगों ने यही थ्योरी को कंप्लीटली एक्सेप्ट करवा कर लिया कि लाइफ माइट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द केमिकल्स। सो केमिकल इवोल्यूशन, कीमोजेनी जिसको बुलाते हैं, वो एक्सेप्टेड है। अब और भी उसमें कुछ एविडेंसेस आते हैं कैसे इवोल्यूशन होता है, तो इवोल्यूशन के एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है, तो उसमें आता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फ्रॉम द फॉसिल, दिख रहे हैं ना आप लोगों को, या थोड़ा अब बताओ। हाँ, ज्यादा क्लियर दिख रहा है। फॉसिल्स आर नथिंग बट द रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ द बोन्स, बेसिकली इन लाइक फाउंड इन द रॉक। जैसे हम लोगों को मालूम है हमारे बोन में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो लाखों सालों तक, लाखों करोड़ों सालों तक वैसे ही रहता है, वो कंप्लीटली डिग्रेड नहीं। इनऑर्गेनिक मटेरियल में मोस्टली, ऑर्गेनिक मटेरियल मेजोरिटी डिग्रेड हो जाता है, पर इनऑर्गेनिक मटेरियल वैसे ही रहता है, बोन्स वैसे ही रहते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन द डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। अब देखो हमारी ये जो अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, सॉरी, ये अपनी अर्थ है। हाँ, इसमें बहुत सारी लेयर्स बनी, अब मैं ना हाफ हाफ ही निकल रहा है, ऐसे 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 करके लेयर्स बनी है। अब जो एनिमल जिस लाइफ उसके पीरियड में था और वो वहां पे बरी हो चुका है, तो उसके फॉसिल्स हम लोगों को इस लेयर में, इस लेयर में, हाँ, और इस लेयर में, कोई तो बहुत सारी टॉप लेयर में ऐसे मिलते रहते हैं, जैसे हम खुदाई करते हैं। अब देखो इसमें क्या पता चलता है, द डीपर द फॉसिल यू फाइंड आउट, ओल्डर वॉज द एनिमल और द प्लांट, लाइक ऑर्गेनिज्म हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वो उतने साल, और हम लोगों को ये मालूम है इतनी लेयर बनने में कितने साल लगे, इतनी लेयर बनने में टोटल कितनी साल लगे, और इतनी पूरी लेयर बनने में कितने साल लगते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉसिल अगर इस एरिया से मिला है, तो दिस एनिमल और प्लांट और दिस ऑर्गेनिज्म डिड एग्जिस्ट हाउ मेनी इयर्स एगो, हम उसको पता कर सकते हैं। ये इसको हम बुलाते हैं पैलेंटोलॉजिकल स्टडी, हमें पता चलता है। तो अगर ये मिला है तो ये इससे तो ये नया है, ये मिला है तो ये इससे तो ये नया है, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर में तो वो तो बहुत लेटेस्ट होगा। हाँ, different aged rock sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of particular sediment or layer. Life forms varied over a period of time. Some represent extinct organism, जैसे डायनासोर, आज एक भी डायनासोर नहीं है पर उसके फॉसिल्स है, महाराष्ट्र में भी मिले हैं डायनासोर्स के फॉसिल्स हम लोगों को। ओके, एज ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड बाय द रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड, जिसको हम C14 कार्बन, C14 मेथड से बुलाते हैं, इसको कार्बन डेटिंग बुलाते हैं, C14 मेथड। देखो एविडेंसेस फॉर द फ्रॉम द कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, देखो होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन ऐसे करके दो कंसेप्ट थी। ये C14 मैंने ऊपर के लिए लिखा था, यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं, मैं रबी कर देता हूँ तो आपको लगेगा यहाँ पे कुछ मतलब है। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब होता है, देखो सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, दैट मींस सिमिलर ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, हाँ, और लाइक फंक्शंस इज लाइक डिसिमिलर, एंड
the different anatomical structure, that is different origin but function is similar. इसके एग्जांपल्स है हम लोगों को एनसीईआरटी में जो लिस्ट किए, वर्टिब्रेट हार्ट एंड वर्टिब्रेट ब्रेन. हाँ, दिखने में देखो सबका हार्ट चेम्बर्ड है, मस्कुलर है वर्टिब्रेट का, हाँ, बट नंबर ऑफ चेम्बर्स अलग है और उसका फंक्शन देखो कि पंपिंग ऑफ ब्लड ही है. थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा में देखो ये थॉर्न्स एंड लाइक ये दोनों अपने अपने ओरिजिन में सेम है, बट थॉर्न्स का काम है प्रोटेक्शन वाइल द टेंड्रिल्स का काम है सपोर्ट. वही हम देखते हैं एनालॉगस ऑर्गन में कि आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल स्ट्रक्चरली डिफरेंट है बट फंक्शनली सेम है. फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट है बट फंक्शनली सेम है, स्विमिंग में काम में आते. स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो एक लाइक स्टेम है तो दूसरा रूट है बट फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड है. विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स दो देखे विंग्स कंप्लीटली स्ट्रक्चरली डिफरेंट है बट फंक्शनली फ्लाइंग का काम करते हैं. सो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ convergent evolution, that is different structures evolve from for same function having the similarity. फंक्शन की सिमिलैरिटी रहेगी वहां पे, स्ट्रक्चर की नहीं. नेक्स्ट आते हैं, देखो यहाँ पे और एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ये तो आप लोगों को 10th में भी था आई गेस, पर हम लोग वापस एक बार देख ही लेते हैं इसको. ये देखो फोरलिम्स ऑफ मैमल, लाइक इन केस ऑफ मैन देखो सब में ना ये क्या है, सॉरी ये क्या है ह्यूमेरस. यहाँ पे कौन सी जगह नहीं दिखा रहा हूं मैं, रेडियस एंड अल्ना, रेडियस अल्ना. यहाँ पे है कार्पल्स, यहाँ पे है मेटाकार्पल्स भी, हाँ मेटाकार्पल्स, एंड अल्टीमेटली ये है पैलेंजेस. सब में स्ट्रक्चरली देखो सिमिलैरिटी दिख रही है पर सब में फंक्शन अलग है. लाइक ह्यूमन को जो हाथ है वो लाइक फॉर द पिकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, चीता के रनिंग के लिए, हाँ होल्डिंग है, रनिंग है. व्हेल में वो स्विमिंग के लिए आते हैं, बैट में वो फ्लाइंग के लिए आते हैं, तो फंक्शन सब में अलग अलग है. तो दिस इज नथिंग बट द काइंड ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स. एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में आते हैं, देखो अर्नेस्ट हैकेल प्रोवाइडेड एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन. उसने क्या देखा था, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टन फीचर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर absent इन एडल्ट्स. उन्होंने क्या देखा कि लाइक देयर आर सर्टन फीचर्स विच आर कॉमन, हाँ बट एडल्ट में नहीं है. जैसे कि एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप्ड अ रो ऑफ गिल स्लिट्स बिहाइंड द हेड इनिशियली, but this is functional organ only in the fish and not found in any other adult vertebrate. तो उन्होंने क्या देखा था कि वो लाइक शुरू तो सब में होते हैं, शायद वो फंक्शनल सब में ना हो, ऐसे उनको लगता है. यार इसमें बहुत भी और एक भी उन्होंने बताया था कि लाइक कि जैसे लाइक हार्ट है तो सबका हार्ट ना पहले 2 चेम्बर्ड बाद में 3 चेम्बर्ड बाद में 4 चेम्बर्ड बन जाएगा, ऐसे उनको लगा था. इवेंचुअली दिस थ्योरी वाज लाइक डिस्कार्डेड और डिस्प्रूव्ड आल्सो. देखो the processes of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to the other geographical area. इसका बेस्ट एग्जांपल है डार्विन फिंचेस है. गैलापागोस के 14 आइलैंड पे उन्होंने डार्विन ने ये देखा था. फिंच नाम का छोटा बर्ड था, स्पैरो जैसे दिखता है, पर उसको आजकल हम डार्विन फिंचेस ही बुलाते हैं. एंड एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये देखो मार्सुपियल्स है और वो उसी एडेप्टिव रेडिएशन वहां पे दिखाते हैं कि वो रेडिएट हो जाते हैं. देखो जैसे मार्सुपियल मोल है, ग्लाइडर है, टास्मानियन वोल्फ है, कांगारू, वोम्बैट है, हाँ बैंडेड एंटीटर है, बैंडिकूट है. लाइक दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन स्टॉक लाइक मार्सुपियल्स से. मार्सुपियल्स आर एक्सक्लूसिवली सीन ओनली ऑन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, नॉट एनीवेयर एल्स. ये देखो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें लोगों को समझ में नहीं आती. इसमें बोला क्या है, दिया क्या है और हम लोगों को समझना क्या है, इसमें ना थोड़ी सी लाइक आप लोगों की गफलत होती है. तो आप लोगों को ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अच्छे से समझ लो बच्चों कि मैं यहाँ पे क्या लाइक हम लोगों को दिया क्या है और समझना क्या है. देखो when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats,
one can call it as a convergent radiation evolution. एडेप्टिव रेडिएशन एंड कॉन्वर्जेंट, ऐसे दो वर्ड एक ही स्टेटमेंट में कैसे यूज किए, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। क्या है, सपोज ये एक जोग्राफिकल एरिया है, सपोज दिस इज वन जोग्राफिकल एरिया, आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया की बात करें हम लोग, हाँ, और उसी आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया में और एक सेट ऑफ एनिमल्स है, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हाँ, यहाँ पे ये पी क्यू आर एस ऐसे चार एनिमल्स है, they have developed from the common stock, and they are showing the like ऐसे divergent evolution दिखा रहे हैं, that means it is adaptive radiation. ये अब देखो, दिस इज नथिंग बट लेट्स से दिस इज सेट वन, एक टाइप के एनिमल्स है। अब यही उसी जोग्राफिकल एरिया में और एक सेट है जिसको हम बुलाते हैं सेट टू, और वो है सपोज ए बी सी डी, ये भी एक कॉमन स्टॉक से एडेप्टिव रेडिएशन से बने हुए चार ऐसे बने। व्हेन यू कंपेयर एनी टू इंडिविजुअल फ्रॉम द सेट ए एंड सेट बी, और द सेट वन एंड सेट टू, नॉट ए बी, सॉरी मैंने 1 2 लिखा है, सेट वन एंड सेट टू, नाउ दीज टू विल शो यू द कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये दोनों क्या दिखाने वाले हैं आप लोगों को, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाने वाले। क्यू एंड डी मतलब, अब ये दोनों मैंने दिखा है, ए एंड पी, एस एंड बी, आर एंड सी, व्हाट दे आर गोइंग टू शो यू द कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि वो एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया पे दो एडेप्टिव रेडिएशन है, तो उनका एक दूसरे के साथ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, ऐसा मानना है। आप लोग देखो, ये आपको बहुत बार समझ में नहीं आता, सिर्फ मतलब एडेप्टिव रेडिएशन तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होना चाहिए, ये कॉन्वर्जेंट क्यों बोला है, तो इसका मतलब है दो सेट का एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है वो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन जैसे है। अब देखो, इसका एग्जांपल दिया है हम लोगों को प्लासेंटल मैमल्स। अब अगर आप ये ग्रुप देखते हो जिसको हम बुलाएंगे ग्रुप वन, this is nothing but the adaptive radiation, this is group 2, this is also adaptive radiation, but when group 1 is compared with the group 2, like mole from the group 1 and marsupial mole from the group 2, they will show you the convergent evolution, इन दोनों में convergent है, इस लाइन पे या इस लाइन पे एडेप्टिव है। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती है, फंक्शन सेम होते हैं, तब जाकर वो कॉन्वर्जेंट पे आते हैं। कॉन्वर्जेंट का मतलब ही हमने देखा ना, हाँ, लाइक दे हैव लाइक सिमिलर इन फंक्शन, जैसे इनका है बरोइंग, बरोइंग ये नेचर सिमिलर है दोनों का, हाँ, जैसे फ्लाइंग स्क्विरल है, उनका फ्लाइंग है, आर्बोरियल है, ग्लाइडर्स है वो, हाँ। अब यहां तक समझ में आया, ये अब बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, बहुत जरूरी थी। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विच इज अनदर थ्योरी, एक लैमार्क नाम के साइंटिस्ट थे, लाइक आज हम लोगों ने उनकी थ्योरी लाइक कंप्लीटली डिस्कार्ड की है, बट इट वाज लाइक प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क। उन्होंने बताया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब क्या, लाइक एनी कैरेक्टर विच इज रिक्वायर्ड एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन द पेरेंट एंड इट विल गेट इनटू द ऑफस्प्रिंग, लाइक उसके लाइफ टाइम में वो आएगा और अगले जनरेशन को चला जाएगा। हाँ, इसका उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, दैट इज लॉन्ग नेक इन जिराफ। इनिशियली जिराफ यूज्ड टू बी हाइट ऑफ हॉर्स, बट बिकॉज ऑफ फोरगेजिंग और द फोरेजिंग द लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, उन्होंने खुद की नेक एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, तो आज हमारे पास सारे जिराफ कैसे एक्सटेंडेड नेक के, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द like inheritance of acquired character. They have acquired this character. Giraffe in attempt to forage leaves on a tall tree had to adapt by elongation of their necks and use and disuse, इसमें हम लोग बोलते हैं कि snakes lost their organs or the limbs because they didn't, that was not required. या development of webbed foot in case of duck or aquatic birds, that is a like example of use. उनके साथ आए थे, मतलब डार्विन उनके बाद में थे। डार्विन वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, इट वाज लाइक डार्विनियन थ्योरी जिसको बुलाते हैं हम लोग, चार्ल्स डार्विन थी,
उनके दो की कंसेप्ट है, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन. These were the two key concepts of Darwinian theory. इस पे क्वेश्चन आता है, टू की कंसेप्ट है. The essence of Darwinian theory is natural selection, branching descent and the natural selection हम बुलाते हैं, and it is implied as a mechanism of evolution. Natural selection is a process in which heritable variations enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny. मतलब क्या है, देखो किसी एक हैबिटेट में अगर उस हैबिटेट में पानी की कमी है एंड वहां पे कुछ लाइक 10 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पकड़ लेते हैं हम लोग. नाउ उस हैबिटेट में द प्लांट दैट हैज अडेप्टेड और दैट विल अडेप्ट टू लाइक सर्वाइव इन अ लैक ऑफ वाटर और स्कार्सिटी ऑफ वाटर will survive in that habitat. So cactus type of plants, as they have adapted for that environment, they are luxuriously growing in deserts. But the plants that cannot adapt in that environment would not sustain. तो उनकी प्रोजेनी धीरे 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 कम होती जाएगी over the period of time, and cactus will be selected. डार्विन थ्योरी में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारे लाइक एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. Like theoretically, population size grow exponentially if everybody reproduces maximally, but the fact is population size is in reality are limited. देखो उनका ऐसा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करने दे, ओवर प्रोडक्शन बोलते हैं हम उसको, तो वो मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, बट रियलिटी में ऐसे होता नहीं है. Natural sources are limited and populations are stable in size, means that there had been competition for the resource, and that comes to the struggle for existence. जिसको हम डार्विनियन थ्योरी का इसेंस बुलाते हैं. Members of population vary in characteristic even though they look superficially similar. Those characteristics which enable some to survive better in a natural condition would outbreed the others. जो हमने अभी देखा कि cactus वाले plants will reproduce more and they will survive, while the other plants that cannot cope up with the desertian condition cannot survive. Variations which are heritable and which makes resource utilization better for few will enable only those to reproduce and leave more progeny. Those who fit better or better fit will get selected by the nature. Fitness is the end result of ability to adapt and get selected by the nature. अब देखो यहाँ पे डार्विनियन फिटनेस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो है ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये फिटनेस इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव. इट इज नॉट ओनली अबाउट द इंडिविजुअल फिटनेस. वो अकेला सर्वाइव करके काम नहीं, उसको रिप्रोड्यूस भी करने के लिए आना चाहिए. मतलब कैक्टस प्लांट ने अकेले ने सर्वाइव करके फायदा नहीं था, उन्होंने उनका प्रोपागेशन करना भी जरूरी है, उनका रिप्रोडक्शन भी करना जरूरी था. Similarly, Alfred Wallace, like naturalist थे, like he worked in the Malay archipelago. Malay, it is a like string of like lands. Came to the similar conclusion as the Darwin around the same time. दोनों का same time पे same conclusion ही था. उसके बाद एक और एक interesting theory है, that is mutation theory given by the Hugo de Vries. He worked on the evening primrose. उसका scientific name आपके यहाँ पे नहीं है पर आपके लिए लिख कर रखो, ओनियोथेरा लैमार्कियाना. इवोल्यूशन इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन एंड नॉट बाय माइनर वेरिएशंस. ये सबसे पहले उनका मानना था, क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि लाइक सेल्फिंग ऑफ द इवनिंग प्राइमरोज, तो हर जनरेशन में एक नई वैरायटी मिलती गई, तो उनको पता चला कि यार ये तो सडनली हो रहा है. हाँ, तो ये सडन भी होते हैं, सिंगल स्टेप भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं, एंड इसको बुलाते हैं साल्टेशन. साल्टेशन का मतलब था जंपिंग, इट कंप्लीटली जंप्स. हाँ, डार्विन में देखो, डार्विन इसमें क्वेश्चन होता है, डार्विन और ह्यूगो द वेरिस की थ्योरी में, वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस. evolution is gradual process while the evolution leads to the speciation, which is the last step mutation, that is like saltation. jumping है और वो सडनली भी हो सकती है, उसके लिए कोई पहले वार्निंग देने की जरूरत नहीं है. और एक एग्जांपल था देखो, लाइक एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया और हर्बिसाइड. एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड रिजल्ट्स इनटू द रेजिस्टेंट वैरायटी. ये तो बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है. एज वी कीप ऑन कंज्यूमिंग द वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल स्पीशीज बिकम रेजिस्टेंट टू दैट वैरायटी.
Resistant organisms or cells are appeared in a time scale of months or years and not in a centuries. This states that evolution is not a directed process in the sense of determinism. It is a stochastic. Stochastic ये word है आपको एनसीईआरटी में, और इसका मतलब होता है रैंडम. स्टोकेस्टिक का मतलब होता है इट इज अ रैंडम एंड दैट इज चांस इवेंट है ये. हाँ, ये चांस इवेंट है. इसमें हम लोग कोई भी बोल नहीं सकते कि ऐसे ही होगा, कैसे होगा. लाइक वो चांस इवेंट है. यहाँ पे देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म की स्टोरी है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो हम लोगों को पता चली थी उस वक्त. लाइक ये दो मौत है, एक बिस्टन बेटुलारिया एंड बिस्टन कार्बोनारिया. बिस्टन बेटुलारिया इज अ व्हाइट कलर्ड मॉथ एंड बिस्टन कार्बोनारिया वाज अ ब्लैक. So before industrialization, that is in somewhere in 1850s, in unpolluted area, survival of the white color moth was more as compared to the black color moth. क्योंकि black color moth predators को easily दिखते थे, क्योंकि देखो पोल्यूशन नहीं था तो लाइकेंस ग्रो होते थे. लाइकेंस यूज्ड टू बी व्हाइटिश इन कलर, तो वहां पे वो व्हाइट कलर के मॉथ कैमोफ्लेज होते थे एंड लाइक द बर्ड्स और द प्रेडेटर्स यूज्ड टू पिक द ब्लैक कलर मॉथ. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, बिकॉज ऑफ सूट, ब्लैक फ्लेम और द ब्लैक कार्बन डस्ट की वजह से ये लाइकेन तो मरने ही लगे, क्योंकि हम लोगों को मालूम है लाइकेन्स कैन नॉट सर्वाइव इन पोल्यूटेड एरिया. तो वहां से ये निकलने लगे लाइकेन, और वहां पे क्या दिखने लगा, वहां पे ग्रोथ ऑफ लाइक ये सूटी फ्लेम, ब्लैक सरफेस बढ़ने लगा. अब जैसे ब्लैक सरफेस बढ़ने लगा तो अब हुआ क्या, वहां पे ब्लैक मॉथ और व्हाइट मॉथ दोनों बैठे, तो ब्लैक मॉथ गॉट कैमोफ्लेज, व्हाइट मॉथ गॉट इजीली विजिबल. तो व्हाइट मॉथ का पॉपुलेशन कम हुआ. तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लैक मॉथ का पॉपुलेशन कम था, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट मॉथ का पॉपुलेशन कम हुआ. बात समझ में आ रही है बच्चों? हुआ कैसे देखो कि लाइक जैसे बर्ड्स ने ज्यादा, बर्ड्स किसको पिक कर पाए, जो इजीली दिख पाए. जो छुप गए, कैमोफ्लेज हो चुके हैं, उनको तो लाइक उठा भी नहीं पाए. तो इनिशियली व्हाइट वाले छुप सकते थे, कैमोफ्लेज होते थे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन. आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज ऑफ सूटी फ्लेम एक्यूमुलेटेड ऑन द लाइक बार्क ऑफ अ प्लांट एंड लाइकेन गॉट वाइप्ड आउट, तो वहां पे ब्लैक वाले छुप गए, कैमोफ्लेज हो गए, और व्हाइट वाले दिखने लगे. हाँ. This showed that in a mixed population, those that can better adapt, survive, and increase population in size. No variant was completely wiped out. देखो, दोनों में से एक भी वैरायटी completely wiped out नहीं हुई, but उनका नंबर वेरिएबल होता गया. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म and drug resistance are the examples of evolution to the anthropogenic action. अब यहाँ पे ना क्वेश्चन होता है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज अ एग्जांपल ऑफ, बहुत बार इसमें नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि द वैरायटी गॉट नेचुरली सिलेक्टेड. हाँ, तो ये नेचुरल सिलेक्शन का भी एग्जांपल है, याद रखो. ये देखो, ब्रीफ अकाउंट टू, हमने तो ये ऑलरेडी किया हुआ है, पर इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैच द पेयर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बहुत बार पूछी जाती है. 2 बिलियन ईयर्स अगो, BYA मतलब बिलियन ईयर्स अगो, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड. ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. 500 मिलियन ईयर्स अगो. हाँ, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एक्वेंटेड विद द बिलियन एंड मिलियन. हाँ, आपकी जनरेशन को तो हम लोगों से ज्यादा अच्छा मालूम है. इनवर्टिब्रेट्स वेर फॉर्म्ड एंड एक्टिव. देखो कब, 500 मिलियन ईयर्स अगो. 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिशेस इवॉल्व्ड, उस टाइम पे आए थे. 320 मिलियन ईयर्स अगो सीवीड एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड. 200 million years ago, some land reptiles went back to the water to evolve into the fish-like reptiles. तो देखो उन्होंने क्या किया कि वो पीछे जाकर वापस पानी में रहने लगे, और they developed into the fish-like reptiles. इस्थियोसॉरस का एग्जांपल है. 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड. सडनली मतलब ऐसे नहीं था कि कल रात को सोते हुए डायनासोर थे, सुबह उठे, तो उसको भी शायद कुछ हजार साल लगे होंगे. बट लाइक लाइक मैंने इनिशियली बताया ना, इस टाइम फ्रेम पे 1000 साल मतलब लाइक सडन ही है, इट इज नेग्लिजिबल टाइम है. हाँ, ये देखो, डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्ट समवेयर 65 मिलियन ईयर्स अगो. वो थे कब,
नियरली 220 मिलियन ईयर्स एगो। हाँ, उस वक्त उनका लाइक डोमिनेटिंग पीरियड था। हम लोग देखेंगे बाद में, मैं बताता हूँ। Coelacanth, these were the lophine fishes. They evolved into the amphibians, and ultimately amphibians evolved into the reptiles. Reptiles ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज दे ले द एग्स विद द थिक शेल। एम्फीबियंस में जो एग्स होते हैं, जो जिनको कोई कवरिंग नहीं होता प्रोटेक्टिव, तो उनका सर्वाइवल बहुत कम होता है। हाँ, सो लाइक इजीली थ्रेटन कौन है? एम्फीबियंस है। हाँ, species with stout and strong fins थे Coelacanth could move on a land and go back to the water, caught in a South Africa which was thought to be extinct, ancestor of modern day frogs and the salamander। हम इसको मानते Coelacanth को। अब देखो ये है एक पार्ट जो बहुत आप लोगों को तकलीफ देता है समझने में। ये ऐसे शेप क्यों दिए, ये ऐसा क्यों है? तो आप लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसे ही एनसीईआरटी को लगा इसलिए कैसे भी शेप्स देकर रखे, ऐसे नहीं है, इसका मीनिंग है। मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। देखो, हम लोगों को शुरुआत होती है कहीं पे भी क्लोरोफाइट एंसेस्टर से। अब इसमें क्वेश्चन भी कैसे आते हैं वो भी बताता हूँ। पहले ये ग्राफ रीड करना सीखेंगे। देखो आपके एनसीईआरटी के फ्रंट पेज पे भी यही है। हाँ, तो लेकिन आप लोगों को लगता है कि यार ये क्या दिया है, ऐसे कैसे शेप बनाए, उसका मतलब है हाँ इसकी थिकनेस पे, इसके लाइक शेप पे। तो पहले हम वो देखते हैं और उसके बाद में बताता हूँ आपको क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफाइट। क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स का मतलब क्या है? दोज आर द ऑर्गेनिजम्स विच न्यू और विच कुड डू द फोटोसिंथेसिस फर्स्ट टाइम। तो वहां से बने ट्राइकोफाइट एंसेस्टर्स, उसके बाद आए राइनिया टाइप प्लांट एंड साइलोफाइटन। साइलोफाइटन से आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि वहां से हमारा ये लाइक किंगडम प्लांटी वाला बहुत इजीली समझ में आता है। अब देखो यहाँ पे आप क्लोरोफिलाइट एंसेस्टर से यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे कार्बोनिफेरस पीरियड में एक आपको ये वाई शेप दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा। हाँ, वी शेप, वाई शेप। तो इसका मतलब क्या है? देखो, ब्रायोफाइट्स गॉट ओरिजिनेटेड समवेयर इन द कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ द पैलेयोजोइक एरा। हाँ, और यहां से वो है, देखो आज भी ब्रायोफाइट्स है। अब इसका कलर फेड होता गया है, इसका मतलब क्या है? इनकी डाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होती गई है। हाँ, इनका स्प्रेड कम होता गया है। इनिशियली बहुत ज्यादा थे। हाँ, इसके बाद देखो ये यहाँ पे सिल्यूरियन पीरियड में जेस्टेरोफाइलम थे, ट्राइकोफाइट एंसेस्टर्स के बाद और वहां से जो ओरिजिनेट हुए। यहां से देखो एक ब्रांच आई जिसमें एक आर्बोरेसन लाइकोपॉड्स आए विच गॉट एक्सटिंक्ट इन द पर्मियन पीरियड। बट उन्हीं का एक दूसरा भाई था जिसको बुलाते हैं हम हर्बेशियस लाइकोपॉड्स, वो आज तक है। इन हर्बेशियस लाइकोपॉड्स तो आज तक है, वो तो है ही। हाँ, पर उनका लाइक जो आंसर लाइक वहां पे उनके एक है कि आर्बोरेसन लाइकोपॉड्स, वो तो खत्म हो चुके हैं। हाँ, और ये हर्बेशियस लाइकोपॉड्स थे, वो तो आज भी है। यही पे देखो उसके बाद राइनिया टाइप प्लांट, साइलोफाइटन। साइलोफाइटन तो सबसे सबके लाइक हम दादाजी है ऐसे बुलाते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ से देखो ये यहाँ पे डेवोनियन पीरियड के बिगिनिंग में साइलोफाइटन्स थे, उनसे ये इवोल्यूशन होना शुरू हो चुका है, जिसमें स्फिनोप्सोइड्स आए, हॉर्सटेल्स आए। इसके बाद यहाँ पे देखो फर्न्स आए। अब देखो ये गिंकोज है, लाइक गिंकोज देखो पर्मियन पीरियड में इनका इवोल्यूशन दिखता है या बिगिनिंग पॉइंट दिखता है, और वो आज तक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये कार्बोनिफेरस पीरियड में कोनिफर्स आए। ट्रायसिक जुरासिक में उनका देखो स्प्रेड भी देखो बहुत ज्यादा था, एंड दिस वाज द पीरियड ऑफ डायनोसर्स। जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक में उनका ओरिजिन आया और जुरासिक में उनका लाइक लाइक डोमिनेंट है। हाँ, यहां से आए। उसके बाद नेटल्स देखो बहुत लेट क्रेटेशियस पीरियड में आए। अब साइलोफाइटॉन में ना एक चीज बनी थी उसी वक्त, हम लोगों प्रो जिम्नोस्पोम, सीड वाले जिम्नोस्पोम वाले एंड सीड फंस थे यहाँ पे। प्रो जिम्नोस्पोम एंड सीड फंस थे, एंड इन्हीं सीड फन से आगे जाकर साइकिड्स बने और दूसरे ने लाइक एंजियोस्पर्म बने। एंजियोस्पर्म में भी देखो पहले डायकॉट आए क्रेटेशियस पीरियड के एंड में, एंड बाद में टर्शरी पीरियड में मोनोकॉट्स आए। हम लोगों के दिमाग में होता है कि पहले मोनोकॉट आए बाद में डायकॉट आए, नहीं, ओरिजिन वाइज पहले डायकॉट है और बाद में मोनोकॉट है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ रहे देखो, तीन पीरियड, तीन इरा है, पैलेयोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा एंड स्पिनोजोइक इरा।
पैलेजोइक इरा में 4 पीरियड है, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। मीसोजोइक ये अपना डायनासोर वाला है, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस। एंड ये लेटेस्ट वाला है लाइक सिनोजोइक इरा, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ये हम लाइक क्वाटरनरी पीरियड ये प्रेजेंट है, लाइक 0 to 2 मिलियन ईयर्स एगो, आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो तक मानते हैं। एंड लाइक ऐसे अगर हम नीचे आते गए तो सिल्यूरियन पीरियड को हम मानते हैं अराउंड, लाइक इसमें एग्जैक्ट नहीं है, अराउंड 425 मिलियन ईयर्स एगो। सबका देना जरूरी नहीं है, बट आप लोगों को एक टाइम फ्रेम समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये दो दिए। लेटेस्ट है 0 to 2 मिलियन ईयर्स एगो का, दैट इज क्वार्टरनरी पीरियड। एंड वहां से सिल्यूरियन पीरियड तक आते हैं तो लाइक 425 मिलियन ईयर्स एगो, तो 425, 440, 450 ऐसे मानते हैं हम लोग इसको। आज शायद आप लोगों को समझ में आएगा कि ये ग्राफ कैसे पढ़ना है, इसको कैसे समझना है। सिमिलरली देखो ये लाइक एनिमल के केस में भी है। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं किससे कौन ओरिजिनेट हुआ, किससे कौन आया। तो देखो ये सबसे पहले वाले अर्ली रेप्टाइल से जो एक्सटिंक्ट हो चुके समवेयर अराउंड 350 मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो सारे मिलियन ईयर्स एगो है। कार्बोनिफेरस पीरियड, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी, जीरो तक आ चुके हैं। अब इसी से आगे जाके कुछ साइनेप्सिड बने। इन साइनेप्सिड से एक ब्रांच आई पैलिकोसॉरस जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं समवेयर अराउंड 250 मिलियन ईयर्स एगो। उसके थेराप्सिड्स थे उसके आगे, और थेराप्सिड से आगे मैमल्स आए। पर इसी सौरोप्सिड से पहले टर्टल्स एंड रेप्टाइल्स बने। और उनका लाइक ब्रांचिंग पॉइंट देखो कहाँ पे, ये जो अपने लाइक लिजार्ड से, स्नेक से, देखो जुरासिक पीरियड में एक ब्रांच टॉरोप्सिड्स की, एक ब्रांच लिजार्ड की तरफ गई, एक ब्रांच स्नेक्स की तरफ गई, मतलब ये उनका इवोल्यूशन है। ट्रायसिक में यहाँ पे देखो विच हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सौरोप्सिड्स, और ये ब्रांच गई है टॉटोरस की पास, ये यहाँ पे चली गई है। उसी से देखो एक ब्रांच है जो एट द एंड ऑफ द पर्मियन पीरियड एक बनी थिकोडॉन की तरफ आई, थिकोडॉन से आगे बने क्रोकोडाइल्स। दीज आर द रेप्टाइल्स दैट शो द थिकोडॉन डेंटेशन। एंड वही से दूसरी ब्रांच बनी है जो डायनासोर्स विच गॉट एक्सटिंक्ट समवेयर अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो। और वही से एक दूसरी ब्रांच है दैट हैज गॉन टू द बर्ड्स। तो इनका इवोल्यूशन ऐसे हुआ है, किससे कौन ओरिजिनेट हुआ और कौन से टाइम फ्रेम पे हुआ, ये भी बहुत जरूरी है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा कौन किसका एंसेस्टर है, कौन किससे आया। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लाइक थिकोडॉन से क्रोकोडाइल आई, उन्हीं की एक ब्रांच से आगे जाकर डायनासोर्स बने हैं, हाँ, विच हैज गॉट एक्सटिंक्ट डायनासोर्स। तो यहीं पे बने, इनका ओरिजिन देखो यहाँ पे दिख रहा है, पर एंड देखो यहाँ पे 65, मैंने बताया था ना 220 अराउंड। तो ये देखो अराउंड 220 लाइक मिलियन ईयर्स को दिख रहा है। और वो जाने से पहले जुरासिक पीरियड के बिगिनिंग में बर्ड्स आना, जिसको हम आर्कियोप्टेरिक्स वाला जो बोलते हैं ना, लिंकेज बिटवीन द बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स, वो हम लोगों को वहां पे दिखता है। हाँ, कहाँ पे, लाइक जुरासिक पीरियड के बिगिनिंग में। ये साइनेप्सिड्स है, लाइक कार्बोनिफेरस पीरियड में सबसे पहले इनके पेलिकोसॉरस आए, उसके बाद थेराप्सिड्स आए, पर उन्हीं से आगे जाकर मैमल्स इवॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल। इसमें ना आप लोगों को बताया क्या जाता है कि हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल, हम लोगों को समझना है कि द genotype frequencies of any population try to remain constant if there is no evolutionary forces acting। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी सेम रहती है या अल्लिक फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। उसके दो तीन नेचुरल कर्व्स बताए आपको। देखो ये पहला कर्व है, उसको हम बुलाते हैं स्टेबलाइजिंग कर्व। किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी ट्रेट के लिए अगर जो वैरायटीज है उसकी एवरेज वैरायटी सबसे ज्यादा होती है तो उसको हम स्टेबलाइजिंग बुलाते हैं। द पीक गेट्स हाइयर एंड नैरोअर। हाँ, मतलब सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, किसी पॉपुलेशन में सपोज 4 फीट, 5 फीट और 6 फीट ऐसे तीन ही हाइट के लोग हैं, तो 5 फीट विल बिकम द एवरेज। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन विल हैव द 5 फीट, दैट इज स्टेबलाइजिंग एवरेज। उसी पॉपुलेशन को सपोज कुछ सालों बाद ऐसे पता चला कि सिर्फ वहां पे आइदर 4 फीट के लोग हैं या 6 फीट के लोग हैं, 5 फीट के बहुत कम है, तो उसमें हो क्या जाएगा, आइदर और एक्सट्रीमिटीज को गया, तो उसको बुलाते हैं हम डायरेक्शनल कर्व। और तीसरा आता है जहां पे 4 and 6 मैक्सिमम है एट ए टाइम, दोनों, आइदर और नहीं, आइदर और बोला तो डायरेक्शनल,
और 4 और 6 दोनों ज्यादा है और 5 वाले एवरेज हाइट वाले कम लोग हैं या एवरेज वैल्यू वाले कम लोग हैं तो उसको हम बुलाते हैं डिसरप्टिव। अकॉर्डिंग टू हाइडी वाइनबर्ग प्रिंसिपल द allelic frequency in a large population, ये बहुत जरूरी है समझना, large population and randomly mating population remains same if there is no evolutionary forces acting फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। तो जीन पूल होता है तो इसकी अलील फ्रीक्वेंसी एंड लाइक हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, अलील फ्रीक्वेंसी होती है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये एक्सप्रेशन है, और उसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी करेंगे तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बिकॉज A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर आता है। अब हार्डी वन के वर्क की लाइक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहनी चाहिए बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन चेंज द अलीलिक फ्रीक्वेंसी और हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। तो पहला होता है जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। समझ लेते हैं व्हाट डू वी मीन बाय जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। देखो, माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन, दिस कॉजेस चेंज इन द फ्रीक्वेंसी इन ओरिजिनल एज वेल एज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू पॉपुलेशन। सपोज इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेता हूं कि देयर आर सर्टेन इंडियंस, लाइक बेसिकली हम लोग मानते हैं कि हम यहां से उठकर सपोज ज्यादा से ज्यादा लोग अमेरिका में जाकर रहने लगे, तो हमारे में से वो जीन फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी और अमेरिका में हमारी वाली इंडियंस की जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। इसको बुलाते हैं हम जीन माइग्रेशन। मल्टीपल टाइम्स माइग्रेट हो जाए तो ये जीन फ्लो हो जाता है, ये कंटिन्यूअसली माइग्रेट होते रहे तो अल्टीमेटली जीन फ्लो बुलाते हैं। सेकेंड आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब देखो, change in a gene frequency in a population which occurs by the chance or drastic or sudden, which is operates in a small population, small and isolated population। हाँ, जीन रिकॉम्बिनेशन बुलाते हैं मोस्ट कॉमन एंड कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये तो बट ऑब्वियसली ना मियोसिस के वक्त जीन रिकॉम्बिनेशन होगा तो नई वैरायटी बनती रहेगी। एंड नेचुरल सिलेक्शन है, म्यूटेशन है, म्यूटेशन में एक सडन चेंज जो आपने हमें यूगो द वेरीज के वक्त देखा था कि सडन चेंज इन कैरेक्टर हो जाता है तो नई वैरायटी बनती है, इससे नई स्पीशीज बनना शुरू हो जाता है। अब देखो, दिस इज नथिंग बट द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन की हम बात करें। आपको अगर हार्डी वाइनबर्ग के प्रॉब्लम्स चाहिए, कैसे सॉल्व करना है, ये सीखना है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ही ना एक स्पेशल वीडियो डाला हुआ है एक्सक्लूसिवली हाउ टू सॉल्व हार्डी वाइनबर्ग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। वो मैंने डाला हुआ है, एक बार जाकर वो देख लो, वहां पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क के लिए भी दिए हैं। हाँ, सो ट्राई टू सॉल्व देम। उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए क्या की है कि आप लोगों को ये समझाने की मैंने सबसे ज्यादा कोशिश की है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। वहां पे जो सब कुछ है वहां पे उस प्रॉब्लम में है तो मैंने क्या किया कि सॉल्व करने का तरीका, तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली वहां पे आप लोगों को करना क्या होता है, आपको जो कोई प्रॉब्लम दिया है उसमें से ना, लिख देखो अभी हमने वो इक्वेशन देखा था P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर Q स्क्वायर इज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील, ये हमने डिसाइड किया है अलील है। एंड P स्क्वायर इज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। ऑफ डोमिनेंट अलील है। अब देखो, इसमें जनरली हम लोगों को जनरली है मैं बताता हूं, यूजुअली हम लोगों को ना लाइक रेसेसिव का नंबर दिया जाता है। हाँ, और उससे आप लोगों को ना रेसेसिव की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, सपोज मैं मान लू आप लोगों को टोटल पॉपुलेशन 200 दिया है, हाँ दिस इज टोटल पॉपुलेशन सपोज, एंड उसमें से सपोज आपको बोला है 50 इंडिविजुअल से दे शो द रेसेसिव फिनोटाइप। अब इससे आप लोगों को उसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, 50 डिवाइडेड बाय 200 एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ
क्यू स्क्वायर दैट इज नथिंग बट द 0.25. 1/4 इज 0.25 ना, इतना तो मैथ्स आता है ना। तो यहां से हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.25. अब मैं सब कुछ सॉल्व नहीं करूंगा, तो उससे आपको क्यू की वैल्यू आएगी। हम लोगों को और एक इक्वेशन मालूम है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. दिस इज अलील फ्रीक्वेंसी, क्यू की वैल्यू है मतलब अलील की आई ना, तो आप जो आएगी तो आप P में डाल दो, पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू, P और Q की सेपरेट वैल्यू आ गई तो 2PQ की। तो आपको इसमें से जो पूछा है उसका जवाब आप सॉल्व करके दे दो। यूजुअली आपको रेसेसिव की वैल्यू दी होती है। डोमिनेंट की देने में प्रॉब्लम क्या होता है, डोमिनेंट में दो वैरायटीज है, एक होमोजाइगस एंड अनदर वन इज हेटेरोजाइगस। डोमिनेंट में ये दोनों होते हैं, होमोजाइगस भी होता है और हेटेरोजाइगस भी होता है। तो उस चक्कर में आप लोगों को सिर्फ ये बताना, मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर नहीं किया है तो आप लोग डायरेक्टली पी स्क्वायर पे नहीं निकल जा सकते। तो पी स्क्वायर पे जाने के लिए आपको क्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालने के लिए आती है तो बहुत इजी हो जाता है। आप तरीके में ये समझ लो कि आपको पहले क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालो, उससे क्यू की। देखो एक हिंट बता देता हूं, अगर आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिए है तो इंडिविजुअल इज ऑलवेज डिप्लॉयड, तो वहां पे वो वैल्यू क्यू की नहीं होगी, वहां पे वो वैल्यू क्यू स्क्वायर की ही होगी। हाँ, तो ये भूलना मत वहां पे कि वो क्यू स्क्वायर की ही वैल्यू है, क्यू की नहीं है। हाँ, क्योंकि इंडिविजुअल कैट इज नॉट हैप्लॉइड, इंडिविजुअल इज यूजुअली लाइक इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। अगर आपको ह्यूमन के बारे में, प्लांट के बारे में दिया है तो वो डिप्लॉयड है। हाँ, तो डिप्लॉयड है तो आप उसको वैसे कैलकुलेट करना जरूरी है आप लोगों को, अदरवाइज यू आर लाइकली टू मेक अ लाइक ग्रेट मिस्टेक हियर। चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, लाइक ह्यूमन इवोल्यूशन वाला लास्ट पार्ट देखेंगे, एंड आवर द वन शॉट ऑफ द चैप्टर, एंटायर चैप्टर इज विल गेट कंप्लीट। हम लोगों को जो जो चीजें दी है वहां पे उसके साइलेंट पीछे से बहुत आपको इस टेबल से ये पढ़ना बहुत ही आसान होने वाला है। इस टेबल को एक बार पढ़ लिया ना तो आपको ह्यूमन इवोल्यूशन पे आने वाले सारे, क्योंकि इसमें लाइक बहुत बार आप लोगों को देखो, आप कंटिन्यूअसली आप लोगों को ना आइदर क्रेनियल कैपेसिटी और लाइक आप लोगों को करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। तो सबसे पहला था ड्रायोपिथिकस, समवेयर अराउंड 15 मिलियन ईयर्स अगो। उसके पीछे से मोर लाइक एप और मोर एप लाइक hairy and walk like gorillas and chimpanzee. Similar was Ramapithecus 15 million years ago, more like man. दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस था। Dryopithecus was like ape and Ramapithecus was like man. बट ये देखो ये सिमिलैरिटी क्या है, hairy and walk like gorillas and chimpanzee। अब उसके बाद देखो यहाँ आपको यहाँ पे एमसीआईटी में भी है और आपको पता भी चलेगा 15 मिलियन ईयर्स के बाद एक बहुत बड़ा टाइम गैप है, जिसके बाद हमारे पास मतलब सारे फॉसिल्स नहीं है, कुछ है आपको एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, बट देयर इज अ टाइम गैप। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लाइक इट यूज्ड टू लिव ऑन द अर्थ समवेयर अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। ही प्रोबेबली लिव्ड इन अ ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलिया में था, अफ्रीकन ग्रासलैंड में था, हंटेड विद स्टोन वेपन्स, essentially it ate fruit, probably not taller than the 4 feet but walked upright। उसको upright आना लाइक रहना शुरू हो चुका था या उसको पता चल चुका था। few fossil discovered from the Ethiopia and Tanzania dated somewhere around 3 to 4 million years ago। वहां के भी कुछ फॉसिल्स हम लोगों को मिल चुके हैं कि वहां पे हम लोग ये इसको को रिलेट करते हैं कि हाँ ये उस जमाने का है और उस जमाने के साथ वो था। और एक था होमो हैबिलिस, उसकी देखो यहां से आगे क्रेनियल कैपेसिटीज दी है सबकी। क्रेनियल कैपेसिटी फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड। उसको होमिनिड क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उसके फीचर्स ज्यादा ह्यूमन जैसे, अब अभी के प्रेजेंट ह्यूमन जैसे। हाँ, तो हम उसको बुलाते हैं होमिनिड, एंड प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। देखो ये हमने कैसे पता चला कि उनके जो डेंटल अरेंजमेंट है और टूथ की या टीथ की जो पावर है उसके हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट, ये प्रेडिक्शन है हमारा। होमो इरेक्टस इरेक्ट हो चुका था, मतलब
अब लाइक क्वाड्रापेडल टू बायपेडल कंप्लीटली बन चुका था समवेयर अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। 900 सीसी देखो, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ चुकी है, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर बुलाते हैं। फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 एंड प्रोबेबली स्टार्टेड ईटिंग द मीट। उसको लाइक मीट खाने के लिए इवोल्यूशन हो चुका था उसका। निएंडरथल मैन समवेयर अराउंड 10,000 to 40,000 years ago, 1400 सीसी उसकी देखो, बहुत ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी है। लिव नियर द ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट बॉडी एंड बरीड देयर डेड वन। ये देखो, ये कल्चरल बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। हाँ, कल्चरल है। यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, मतलब छुपना आया, कपड़े बनाना आया, लाइक टू प्रोटेक्ट है, एनवायरमेंट से भी प्रोटेक्ट करना है ना, तो लाइक लीव्स के, एनिमल स्किन के कपड़े बनाने की स्टार्ट वहां से हो चुकी थी। एंड लाइक वहां से उसने बरीड देयर डेड्स। देखो, जो मर गए थे, ये कल्चरल बहुत बड़ा एस्पेक्ट था, ये जो सबसे पहले वहां पे हम लोगों को दिखाई दिया कि जो मर चुके थे तो उनको उन्होंने बरी करना शुरू कर दिया। एंड मॉडर्न होमोसेपियन दैट इज प्रेजेंट मैन समवेयर अराउंड 7,500 years to 10-12,000 years ago, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी अराउंड हम एवरेज मानते हैं 1450 के अराउंड है। इसके अराउंड है, एवरेज है। लाइक डेवलप प्री हिस्टोरिक केव आर्ट्स एट 18,000 years ago, एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 years ago। तो उसके पहले हम लोगों को ये दिखाई दिया कि लाइक केव आर्ट, इसका बहुत एक इंटरेस्टिंग लाइक एविडेंस हमारे इंडिया में देखो, केव पेंटिंग्स बाय द प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी सीन एट भीमबेटका रॉक शेल्टर्स in the Raisina district of the Madhya Pradesh. If you ever go to that part, do not miss this. रायसीना हिल्स पे जाकर आप लोग ये देख सकते हो, रायसीना डिस्ट्रिक्ट में जाकर, नॉट रायसीना हिल्स, रायसीना डिस्ट्रिक्ट में जाकर आप लोग ये देख सकते हो मध्य प्रदेश में। ये बहुत ब्यूटीफुल एंड एक 18,000 साल पहले के पेंटिंग्स आज भी वैसे के वैसे। Story of evolution of modern man is the most interesting and appears to parallel evolution of human brain and as well as the language. Modern man में ये सबसे बड़ी थी कि इसमें फिजिकल चेंजेस कंपैरेटिवली कम हुए, बट ब्रेन लाइक चेंजेस, ब्रेन में जो कॉग्निजेंस, इंटेलिजेंस ये आया, वो वहां से शुरू हुआ, लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हो चुकी थी। इट डेवलप द प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, लाइक वो देखा हम लोगों ने। अब देखो, ये ना एक एनसीईआरटी में एक दी हुई डायग्राम है आपको, जिसके नीचे जो दिए ना, आप बहुत बार मिस करते हैं, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। कंपैरिजन ऑफ स्कल्स ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, बेबी चिंपांजी एंड एडल्ट चिंपांजी। वहां पे देखो, आप लोगों को पता चलेगा बेबी चिंपांजी का स्कल ह्यूमन स्कल के साथ बहुत ज्यादा मैच करता है रादर देन द एडल्ट चिंपांजी। ऐसे वहां पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आप लोगों को। इफ यू हैव सीन दिस पार्ट, हम लोगों को एग्जैक्टली स्टेटमेंट ऐसे दिया है वहां पे। The skull of baby chimpanzee is more like adult human skull than the adult chimpanzee skull. Adult chimpanzee के skull से ज्यादा हमारा देखो ना, हमारे जैसे ये बेबी chimpanzee का हम लोगों के साथ मैच करता है। ये देखो, ये और ये ज्यादा मैच करता है इसके भी, इससे भी। तो ये हम लोगों को वहां पे दिया हुआ है। This was all about the evolution, one short revision of our evolution वाले चैप्टर की। लाइक मुझे मालूम है ये वन शॉट रिवीजन है, इसके डिटेल वाले वीडियोस आगे आते रहेंगे, बट यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है एंड टू द डिटेल किया हुआ है। आपका लाइक बहुत बड़ा वीडियो बनाकर टाइम ना इन्वेस्ट करके एक क्रिस्प ये वीडियो है, आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आएगा। आप जितनी जल्दी हो सके ये वीडियो देख लो और आपकी इवोल्यूशन की रिवीजन खत्म कर लो। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। और एक चैप्टर लेकर आऊंगा लाइक जल्दी। थैंक यू।